क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के एक्शन को लेकर खबर बड़ी है। रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है और ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने टारगेट बनाया। आपको बता दें, यूएस ने ड्रोन को नुकसान पहुंचने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन यूएस की तरफ से क्या कहा गया उससे पहले यह जानिए कि कैसे ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने इसे टारगेट किया, किस तरीके से रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया और आखिर रूस के इस एक्शन का मतलब क्या है। डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगियों से लेंगे, क्योंकि क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के एक्शन को लेकर खबर बड़ी है, जहां रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है और ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने इसे कैसे टारगेट किया। बड़ी खबर हमारे पास है और इस बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आखिर क्यों इस खबर का कनेक्शन अब पुतिन के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों इसे पुतिन का लाउड एंड क्लियर संदेश माना जा रहा है। यूएस के खिलाफ यह बड़ा संदेश है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि खबर यह सामने आई कि अमेरिकी RQ-4 ग्लोबल हॉक को रूस ने ब्लैक सी में मार गिराया है। इस खास ऑपरेशन के लिए रूसी MiG-31 का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इस एक्शन का क्रीमिया से कनेक्शन क्या है, तो यह भी जान लीजिए, क्योंकि 23 जून को क्रीमिया के सेवास्तोपोल में यूक्रेन ने भीषण मिसाइल अटैक किया और इस हमले में ATACMS का इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अमेरिकी हथियार का नाम सामने आते ही रूस ने हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। ऐसे में बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहा है कि वो क्या रूस अमेरिका में आमने सामने की जंग का माहौल भी अब बनने लगा है कि आपातकाल पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कारण उसको सुपरसीड करके जस्टिस बेग ने सुपरसीड किया जस्टिस खन्ना को और उनको सुप्रीम कोर्ट का CJ बनाया गया, ये भी हम सबके ध्यान में है। 1986 में शाहबानो केस, ये सेकुलरिज्म की बात बोलते हैं, ये छदम धर्मनिरपेक्षता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को उसके मेंटेनेंस के लिए और तलाक के बाद उसको रियायत मिलनी चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। राजीव गांधी 21वीं शताब्दी की ओर देखने वाले नेता मिस्टर क्लीन राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके वह अधिकार देने से रोकने का काम किया, तो इन्होंने किया। ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, उसके लेटर और स्पिरिट के खिलाफ ये खड़े हुए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम कहें इस दृष्टि से, तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। अभी आप देखिए, ये जो हमारे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन RTE का एक्ट जो लेकर के आए, जिस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सब तरीके की सुविधाएं दी गई और जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको, जो भी एडेड और अनएडेड स्कूल्स थे, उनके साथ दोहरा मापदंड करने का काम किया, ये हम सबके ध्यान में है। और उसी तरीके से अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, ये शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं। अपनी चुनी हुई सरकार इस तरीके की स्थितियां ला करके खड़ी की हैं। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र, मतलब मैं अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं है। रूस अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबर का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। क्रीमिया हमले पर अमेरिका का जवाब, बड़ी खबर है, टारगेट यूक्रेन ही तय करता है, यूएस की तरफ से कहा गया। क्रीमिया हमले पर पहली बार यूएस का यह बयान। सुमित, इस बारे में क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि रूसी एक्शन के बीच इस तरीके की यह बयानबाजी और क्रीमिया हमले पर पहली बार यूएस की तरफ से यह कहना कि टारगेट यूक्रेन ही तय करता है। अमेरिका अब अपना पल्ला जरूर झाड़ेगा और रूस लगातार जिस तरीके से इस खबर को लेकर या फिर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, रूस लगातार इस बात को लेकर उन्होंने अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनको भी तलब किया रूस के अंदर, और ये ज़रूर था, ये नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अब रूस का एक्शन भी बड़ा होगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका को लगता है कि ये चिंगारी अब उसके इलाके तक भी आएगी और इसी वजह के चलते अब अमेरिका इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन ये भी आप देखिए कि अमेरिका के दिए हथियार लगातार अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और उससे नुकसान सीधे तौर पर इतना ज़्यादा नुकसान सिविलियन इलाकों में सिविलियन लोगों को अगर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी इनडायरेक्ट जिम्मेदारी एक और सवाल इसको देखते हुए आपसे करूंगी सुमित। मनीष
मेरे सहयोगी भी मुझे नजर आ रहे हैं जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया हमला और पुतिन का बदला, इस खबर से जुड़ी हर बात और अब तक का अपडेट हमने आपको जो बताया है। जानते हैं कि आखिर अमेरिकी RQ-4 ग्लोबल हॉक को ही रूस ने टारगेट क्यों बनाया। सुमित से इसका सवाल, क्योंकि सुमित ने हाल में सीरिया में भी ऐसे ही एक टकराव की खबर ब्रेक की थी, जब होम्स में रूसी Su-35 और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की टक्कर होते होते रह गई थी। सुमित, देखिए बिल्कुल सुरभि, अब ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगी। ब्लैक सी, हम जब बात करते हैं तो ब्लैक सी वो इलाका है जो आप कहते हैं कि क्रीमिया को लेकर बड़ा ज्यादा अग्रेसिव है और लगातार ये ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस कर रहे हैं। ये इनपुट किसको पहुंचा रहे हैं? वो यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। लगातार इस इनपुट का इस्तेमाल किया कौन कर रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं। तो ये इनपुट लगातार अमेरिका और यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये टकराव ना सिर्फ सीरिया बल्कि आप देखिए ब्लैक सी और कई जगहों पर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब रूस भी अग्रेसिव होता जा रहा है। रूस अब सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर इस तरीके के सर्वेलेंस, इस तरीके के अगर सॉटीज उनके अमेरिका के अगर ड्रोन्स करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसको वॉयलेशन मानेंगे और हम उनको अटैक भी करेंगे। बिल्कुल, रूस के इस एक्शन को लेकर क्विक अपडेट, क्योंकि यहां जिस तरीके से रूस की एग्रेशन और इग्नाइट होती सिचुएशन को लेकर पिछले कई दिनों से हम सवाल जवाब कर रहे थे, क्या अब ये एक्शन साफ तौर पर सामने आने लगे हैं? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि क्या स्थिति चेंज हुई है। अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें दी है, जिन मिसाइलों से अब रूस के अंदर के इलाकों में अटैक हो रहा है। और उन्हीं मिसाइलों के जरिए जब क्रीमिया के सेवस्तोपोल में अटैक हुआ तो ATACMS मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर म्यूनिशंस थे, जिसकी वजह से 150 लोग घायल हुए। अब रूस को लग रहा है कि यह खतरा अब ज्यादा बड़ा हो गया है। आज क्रीमिया का सेवस्तोपोल टारगेट में है, कल सेंट पीटर्सबर्ग होगा, परसों मॉस्को होगा या दूसरे और शहर होंगे। इसीलिए रूस ने सीधे तौर पर इन सभी मामलों के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराया है। रूस का कहना यह है कि लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन की सेना ऑपरेट नहीं कर सकती है, उसके लिए नाटो के टेक्निकल टीम को यूक्रेन की टेरिटरी में रहकर ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिकी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए रूस का कहना यह भी है कि अमेरिका बराबर का कसूरवार है। और इसलिए आप देखिए कि अमेरिका के खिलाफ रूस ने एकदम आक्रामक रुख अपना दिया है। कल रूस ने अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि हम इसका जवाब देंगे, और जवाब देने ये धमकी देने के कुछ ही घंटे के भीतर रूस ने अमेरिका के ड्रोन को पहले गिराया। और उसके बाद से आप देखिए ये संभावना है कि यूक्रेन में जो नाटो के लोग जहां जहां बैठे हैं उनको अटैक किया गया। लेकिन आखिर रूसी MiG-31 की ताकत क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से इसे टारगेट किया गया है। MiG-31 को लेकर खबर आई। MiG-31 रूस का घातक अटैक एयरक्राफ्ट है। ये बम वर्षक विमानों को भेदने में भी सक्षम बताया जाता है। MiG-31 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, साथ ही कई तरह की मिसाइलों से लैस भी हो सकता है। इसके अलावा जरूरत के समय आसमानी सुरक्षा भी देने में ये सक्षम बताया जाता है। और MiG-31 की इस ताकत को देखते हुए मनीष, एक और सवाल आपसे इसलिए, क्योंकि जिस तरीके से इस रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपनी इन ताकत के प्रदर्शन के तहत ही बड़े इलाके पर कब्जे के दावे करता है, आज भी अमेरिका के खिलाफ इसी MiG-31 का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए MiG-29, MiG-31 या फिर सुखोई के Su-30 और SC-35, इन सब का इस्तेमाल रूस कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अब रूस बेसिकली, अब तक जो वो यूक्रेन की लड़ाई में ये कहता था कि नाटो से हथियार मिल रहा है, अब वो ये मानकर चल रहा है कि नाटो ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। बस केवल फ्रंट लाइन में नाटो के ट्रुप्स और रशियन ट्रुप्स के बीच में आमने सामने की गोलीबारी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो रूस और नाटो ने भले ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अब लगभग में दोनों ही पक्ष इस बात के लिए तैयार हैं कि एक और बड़ी खबर है मनीष, आती हूं जल्द आपके पास, क्योंकि अब रूस ने यूएस के राजदूत को तलब किया है। क्रीमिया पर रूसी विदेश मंत्रालय की दो टूक, बड़ी खबर, क्रीमिया हमले के लिए यूएस जिम्मेदार, क्रीमिया हमले का जवाब दिया जाएगा। तो इस बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से अब रूस ने यूएस के राजदूत को तलब किया है और क्रीमिया पर रूसी विदेश मंत्रालय की ये दो टूक कि क्रीमिया हमले के लिए यूएस जिम्मेदार और जवाब मिलेगा। अब युद्ध के बीच रूसी सेना को मिली नई ताकत को लेकर भी खबर है। सेना के बेड़े में शामिल हुई होवित्जर गन, खार्कोव के मोर्चे पर इस्तेमाल होगी होवित्जर। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने कि किस तरीके से युद्ध के बीच रूसी सेना को मिली है ये बड़ी ताकत और सेना के बेड़े में शामिल होवित्जर गन को लेकर ही खबर सामने आ रही है। हालांकि खार्किव के मोर्चे पर इसके इस्तेमाल को लेकर खबर बड़ी है।
यानी एक और क्रिमिया से ब्लैक सी तक टकराव जारी है, वहीं दूसरी ओर रूसी सेना में घातक होवित्जर मालवा भी शामिल हो रही है। इसकी ताकत आपको हम बताते हैं, क्योंकि मालवा दुश्मन के रॉकेट को आसानी से टारगेट बना सकती है, दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। साथ ही शत्रुओं के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में भी मालवा होवित्जर सक्षम है। इसकी गान 152 mm की है, जबकि फायरिंग रेंज की बात करें तो ये 1 मिनट में 7 से 8 राउंड गोलियां भी चला सकती है। तो युद्ध के इस हालात में किस तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकती है, उसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले रूस के निशाने पर क्रिमिया हमले को लेकर सीधे अमेरिका है। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच भी बारूदी घमासान बढ़ता जा रहा है। आपको हम कुछ तस्वीरें अब दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से अब हमले को लेकर बड़े एक्शन की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्रिमिया पर हमले के बाद रूस के बड़े एक्शन को लेकर खबर यह कि खार्किव में ग्लाइडिंग बॉम्ब से हमले को अंजाम दिया गया है। फैब 3000 बॉम्ब से हमले में भीषण तबाही। रूस ने हमले में 1.2 टन बारूद का भी इस्तेमाल किया है। रूस के बेलगरोद पर ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। हमलों के बाद बेलगरोद में तबाही, और आपको बता दें मिडनाइट स्ट्राइक से बेलगरोद कैसे धुआं धुआं हुआ उसकी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। और अब एक और तस्वीर आपके सामने, जहां यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी सेना का कहर देखने को मिला है। BMP-3 टैंक से ताबड़तोड़ हमला हुआ। हमले में यूक्रेनी पोस्ट को निशाना बनाया गया। और यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी वेपन स्टोर कैसे तबाह हुआ। कुर्स्क में रूसी सेना को भारी नुकसान, जहां धमाके के बाद रूसी स्टोरेज फैसिलिटी में लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी वेपन स्टोर में सुसाइड ड्रोन्स की खेप थी। और अब लेबनान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। खबर बता दें, यूएस दूत ने अब लेबनानी संसद के स्पीकर से कहा है कि जंग बढ़ी तो इजरायल को रोकना संभव नहीं। हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो तनाव बढ़ेगा। आपको बता दें, पिछले हफ्ते लेबनान दौरे पर हमूस होचीस्टिन थे, और अब ये बयान सामने आया है कि अगर जंग का विस्तार हुआ तो इजरायल को रोकना संभव नहीं है। इजरायल में हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक। बड़ी खबर यह, किबुत्स मनारा में एंटी टैंक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। रिहायशी इलाके में इमारत को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें आपके सामने। युद्ध के विस्तार के बीच एक और बड़ी खबर आई, जब यूएस विदेश मंत्री और इजरायली रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्लाह के साथ तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। वॉशिंगटन दौरे पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को लेकर खबर है। तो वॉशिंगटन दौरे पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और साथ ही हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि हिजबुल्लाह के साथ तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, और हिजबुल्लाह के साथ जंग में यूएस नहीं देगा साथ। बड़ी खबर, आमने सामने की जंग हुई तो मदद मुश्किल है। हिजबुल्लाह के शॉर्ट रेंज रॉकेट को रोकना भी मुश्किल। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन का ये बड़ा दावा। हालांकि युद्ध के विस्तार के बीच इस तरीके के दावों का सुमित मतलब क्या है, समझना जरूरी है। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हुए इजरायल का अब हिजबुल्लाह के साथ बढ़ती जंग के बीच यूएस के इस बयान का मतलब क्या, कि आमने सामने की जंग हुई तो मदद मुश्किल। सुमित, देखिए, मदद का मतलब नेगोशिएशन मुश्किल, यानी क्योंकि अब इजराइल ये पूरी तरीके से मन बना चुका है कि जब तक वो अपने गोल को नहीं पहुंचेगा, जब तक वो पीछे हटने वाला नहीं। और अगर ऐसे बीच में हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से कोई नेगोशिएशन की बात आती है तो फिर अमेरिका उसमें हेल्प नहीं कर सकता। और अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह को डरा खिराफिया इंडिकेट करके समझाना चाहता है कि इस जंग में आगे ना बढ़े, अपनी मिसाइलों को रोक दे। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा कि अगर आपने पूरी तरीके से अपने फायर्स को, मिसाइल फायर्स को नहीं रोका तो फिर निश्चित तौर पर इजराइल बड़े अटैक कर सकता है। और इजराइल ने इसकी तैयारियां भी कर ली, और ये एक मैसेजिंग है लेबनान के लिए भी और हिजबुल्लाह के लिए भी कि देखिए आप रुक जाइए, वरना ये जंग और ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। मनीष, क्या इजराइल को समझाना मुश्किल हो चुका है कि अब सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को समझाने की कोशिश?
देखिए, इजराइल और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है वो बहुत अजीब सा रिश्ता है, और कम से कम लेबनान, ईरान और इस तरह के कंट्री ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो भी बयानबाजी हो रही है, लेकिन एक बार जब ये युद्ध शुरू होगा या ये युद्ध बढ़ेगा तो उस वक्त अमेरिका हर हालत में इजराइल का साथ देगा। आप देखिए बीते 8 महीनों में क्या हुआ। इजराइल ने जब हमास पर कार्रवाई शुरू की, लगातार बमबारी की आलोचना अमेरिका करता रहा, लेकिन अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया। ऐसे में संभावना यही है कि इजराइल का साथ हिजबुल्लाह की जंग में अमेरिका देगा ही देगा। हाँ, अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर जिस लॉजिक से वो इजराइल का साथ देगा, इसी लॉजिक के तहत अगर ईरान ने भी लेबनान का साथ दे दिया तो फिर ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा, जो कि अमेरिका के हिसाब से ठीक नहीं होगा। इसीलिए अभी फिलहाल उन दोनों की पब्लिकली जो बातचीत हो रही है और बंद कमरे में जो बातचीत हो रही है, इसके बीच में कितना फर्क है ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये अलग बात है कि ब्लिंकन कह रहे हैं कि हम साथ नहीं दे पाएंगे, उतने हद तक साथ नहीं दे पाएंगे। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने अमेरिकी रक्षा विदेश मंत्री को कह दिया है साफ तौर पर कि हमारे दुश्मन और दोस्त दोनों देख रहे हैं कि अमेरिका कितना साथ। अब अमेरिका की इस चिंता को लेकर इंफॉर्मेशन मनीष यहाँ रखना चाहूंगी, क्योंकि आखिर इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग में अमेरिका के डर की ये 5 वजह क्या है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि हम इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जब बात करते हैं तो अमेरिका के डर का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह है आमने सामने की जंग ना हो, ध्वस्त हो सकता है आयरन डोम। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की तैनाती और हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट मिसाइल भी हैं, और तनाव बढ़ा तो इजराइल हमास सीज फायर नाकाम। सबसे बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर बलून छोड़े हैं। अब दक्षिण कोरिया को इन बलून से वायरस होने का शक है। दक्षिण कोरिया की सेना ने गुब्बारे ना छूने की भी अपील की है। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि आखिर इलाके में बलून्स को क्यों छोड़ा जा रहा है, तो जानिए किस तरीके से इन बलून्स में ट्रैश है, कूड़ा है, और जिस तरीके से यूज्ड बैटरीज या यूज्ड कपड़े इसमें रखे गए हैं, इन्हें छोड़ने का मकसद क्या है, क्या इनमें वायरस हो सकता है, इनकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये कि किस तरीके से लगातार गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने 24 घंटे में करीब 350 बलून छोड़े हैं। आपको बताते हैं हथियार से ज्यादा खतरनाक ये बलून कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि किम की साजिश वाले गुब्बारों के बारे में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया में इन्हें छोड़ा गया है। 350 गुब्बारे छोड़े जा चुके हैं, और अब तक आपको बता दें मई से अब तक कुल 1600 गुब्बारे छोड़े जाने की खबर आई है। अब चेतावनी क्या है, गुब्बारों को किसी ने नहीं छूना। जिन इलाकों में इन गुब्बारों को छोड़ा जा रहा है वहां पर बकायदा लाउड स्पीकर के जरिए दक्षिण कोरिया की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। इसके खतरे को देखते हुए आगाह किया जा रहा है, क्योंकि गुब्बारों से इन्फेक्शन भी संभव है, वायरस फैलने की भी आशंका है। और टाइमिंग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि पुतिन के दौरे के बाद जिस तरीके से किम आक्रामक हो रहे हैं, यहां तक कि हाल ही में DMZ इलाके में, डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरिया की जो घुसपैठ हुई थी उसका जिक्र इसलिए भी सुमित मैं यहां पर कर रही हूं क्योंकि ये जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है बॉर्डर एरियाज को क्रॉस करने की और इलाके में बलून्स छोड़ने की, ये वाकई खतरनाक साबित हो सकती है। सुमित, देखिए बैलून छोड़ने की स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये बैलून से परेशान करने के लिए छोड़े जा रहे हैं, दरअसल ये उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए भी किए जा रहे हैं। और ऐसे बैलून्स का इस्तेमाल आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया के जिस तरह की आप हरकतें या फिर उनकी जो स्ट्रैटेजीज रही है वो बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल के लिए भी कर सकता है। और ये साउथ कोरिया अच्छे से जानता है। साउथ कोरिया इसको लेकर कई बार आगाह कर चुका है कि आपके बैलून, और इतनी भारी संख्या में 1600 से ज्यादा बैलून आ चुके हैं जिसमें गार्बेज होता है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि केमिकल गार्बेज भी हो सकता है जो लोगों के कई इलाकों को टारगेट कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। तो इस तरीके की चीजें निश्चित तौर पर एक अलर्ट है साउथ कोरिया के लिए, और साउथ कोरिया इसको चेता चुका है कि नॉर्थ कोरिया स्ट्रेटजी के तहत ये चीजें कर रहा है, और वो जानता है कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल साउथ कोरिया और विध्वंसक रूप में भी कर सकता है। मनीष, एक सवाल उस लिहाज से समझना जरूरी है क्योंकि शनिवार को ही हमने देखा किस तरीके से यूएस न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट भी यहां पर पहुंचा था, क्योंकि इसी महीने के अंत में जापान, यूएस और साउथ कोरिया की ड्रिल्स भी होने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए मैं मनीष से इसका एक अपडेट लेना चाहूंगी। सुमित, मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके से साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका वहां पर बहुत सारे वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन मामला थोड़ा और बड़ा है। देखिए पुतिन के किम से मिलने के बाद संभावना ये जताई जा रही है, और ये बात अब अमेरिकी भी मानकर चल रहे हैं कि पुतिन किम को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कोरियन प्रायद्वीप में और तनाव को बढ़ाएं, तनाव इस हद तक बढ़ा दें कि अमेरिका की मजबूरी हो जाए कि इस फ्रंट पे भी अपनी वो ताकत लगाए, यहाँ पर भी वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लगाए। यानी कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब आने वाले दिनों में आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में
ठीक वैसे ही हालात देखेंगे जैसा कि इजराइल और लेबनान के बीच में अभी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा जी। है। और उसी के लिए अभी पहले बलून से भड़काने की, चिढ़ाने की कोशिश है, प्रोवोक करने की कोशिश है, लेकिन आने वाले समय में यही होने जा रहा है। यही स्ट्रेटेजी के साथ नॉर्थ कोरिया और रूस आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। और अब भारतीय सेना में जल्द शामिल होने वाले रोबोटिक डॉग को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें, एलएसी पर भी तैनात किया जा सकता है रोबोटिक डॉग। युद्ध और निगरानी के लिए किया गया है ये डिजाइन। आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर भी साबित हो सकता है। तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से एलएसी पर अब रोबोटिक डॉग को तैनात करने को लेकर बड़ी खबर है और भारतीय सेना में ये रोबोटिक डॉग जल्द शामिल भी होंगे। युद्ध और निगरानी के लिए इन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया है। आतंकियों के साथ लड़ाई में ये बेहद कारगर कैसे साबित हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और इसकी खासियत आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रोबोटिक डॉग्स इतने खास हैं और कैसे सरहद पर इसकी तैनाती के बाद दुश्मन की नाक में दम होने वाला है। हालांकि रोबोटिक डॉग की सबसे खास बात तो यह है कि आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं और साथ ही ये कि आतंकियों के साथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट में बेहद काम आ सकते हैं। दुश्मन पर थर्मल कैमरास के जरिए और सेंसर्स के जरिए नजर भी रखी जा सकती है। 10 किलोमीटर तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दुश्मन की सटीक लोकेशन इनके जरिए पता लग सकती है। थर्मल कैमरास के जरिए इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। 10 किलोमीटर की दूरी पर तो ट्रैक किया जा सकता है। एक बार रिचार्ज करने पर यह 10 घंटे तक ऑपरेट किया जा सकता है और सीमा पर छोटे मोटे सामान ले जाने में भी सक्षम बताया जा रहा है। इलाका चाहे कैसा भी हो, पहाड़ी इलाका हो तो भी आसानी से ये चढ़ सकता है। हालांकि पूरी तरीके से रिमोट से इसे कंट्रोल किया जाएगा और 3.25 घंटे तक लगातार ये चल सकता है। वाईफाई या हम देख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल से इसे इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और जल्द ही इसी की खासियत और इसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लोकेशंस पर इसे डिप्लॉय भी किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, इराक तुर्की के बीच शुरू हो सकती है जंग। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है जहां नॉर्थ इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ रही तुर्की की सेना को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। नॉर्थ इराक में पीकेके पर विध्वंसक हमले के प्लान को लेकर खबर बड़ी है। इराक तुर्की के बीच जंग की संभावनाओं के बीच इस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये बड़ी खबर है। नॉर्थ इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ रही तुर्की की सेना की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल की जमानत पर थोड़ी देर में आने वाले फैसले को देखते हुए सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट बेल पर सुनाएगा फैसला। जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेकर एक जानकारी आपके सामने होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट थोड़ी ही देर में बेल पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, केजरीवाल की जमानत पर थोड़ी ही देर में आने वाला है फैसला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। इंफॉर्मेशन इसी बारे में आपके सामने, जहां बेल पर फैसले से पहले केजरीवाल के हलफनामे को लेकर खबर आई। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया 20 पन्ने का हलफनामा और हलफनामे में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया गया। कहा, मेरी जमानत से ईडी पर प्रतिकूल असर नहीं। केजरीवाल की तरफ से इस हलफनामे में और क्या क्या कहा गया, इंफॉर्मेशन उस आधार पर आगे आपके सामने होगी, क्योंकि हलफनामे में ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया, लेकिन अब केजरीवाल ने हलफनामे में क्या क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने कि कैसे केंद्र की राजनीतिक व्यवस्था के विरोध पर झूठा केस बना रहे हैं। ईडी के आरोप पूरी तरीके से बेतुके, बेबुनियाद और गलत है। अहंकार ईडी के दिमाग में घर कर गया है। मैं सीएम कुर्सी पर हूं, बेल शर्तों के उल्लंघन की कोई वजह नहीं। मेरी जमानत से ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। हम सीधे इस बीच मेरे रिपोर्टर्स का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट से जितेंद्र शर्मा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी ऑफिस से सुमंत कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट सबसे पहले रुक, जितेंद्र क्या खबर, कितनी देर में फैसला संभव? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। हालांकि 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस वक्त जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद जो ईडी थी वो सीधे हाईकोर्ट मूव की। दोनों पक्षों ने अपना जो रिटर्न सबमिशन था वो फिलहाल हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया था, जिसके बाद आज सुधीर कुमार जैन की कोर्ट को इस पूरे मामले पर अपना जो फैसला है वो सुनाना है। तो कुछ देर बाद जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा हुआ था, उस पर फैसला आने वाला है। जी हालांकि पीयूष, एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी, ईडी की तरफ से फिलहाल कोर्ट में क्या सबमिशन दिया गया था?
देखिए, ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में ये कहा गया कि निचली अदालत में उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया। यहां तक कि उनकी ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए थे उस पर भी निचली अदालत ने गौर नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस मामले पर यानी कि जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए और पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट को यह तय करना चाहिए कि निचली अदालत का फैसला सही है या फिर नहीं। जी सुरभि। जी जितेंद्र, अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल हुए पैसे को लेकर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर दोहरा दिया गया कि कोई सबूत है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर जो रिटर्न सबमिशन दिया गया उसमें लिखा गया कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है ईडी के पास। इसके अलावा कोई मनी ट्रेल अब तक ईडी के सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो पैसा इस्तेमाल किया गया गोवा चुनाव के अंदर उसको लेकर भी कोई पुख्ता सबूत ईडी के हाथ में मौजूद नहीं है। लेकिन ईडी ने जो अपनी रिटर्न सबमिशन हाईकोर्ट में दी थी उसमें साफ तौर पर ईडी का कहना है कि हमारे पास मनी ट्रेल से लेकर जो पैसा जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को बतौर रिश्वत दिया गया था आबकारी घोटाले में, उसका पैसा उस पैसे का जो इस्तेमाल है गोवा चुनाव के अंदर किया गया था और उन नोटों की जो नंबरिंग है वो भी ईडी के पास मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि ईडी भी अपने इस दावे पर पूरे तरीके से अड़ी है कि उनके पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना कहीं ना कहीं गलत होगा। वो जमानत पर रिहा करने के बाद वो जांच जो इस मामले में चल रही है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते। तो ऐसा ईडी ने अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन हाईकोर्ट को दिया है। अब कुछ देर बाद हाईकोर्ट को फैसला करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर निकलेंगे या फिर यानी कि उन्हें जमानत मिलेगी या फिर उनकी जो जमानत पर स्टे है वो फैसला आने तक स्टे लागू रहेगा। जी पीयूष, जितेंद्र, आप दोनों मेरे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं क्योंकि खबर आ रही है कि दिल्ली में बस मार्शल का आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू हो चुका है और सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर ऑफिस के सामने प्रदर्शन को लेकर खबर सामने आ रही है और ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से बस मार्शल का ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है जहां सैलरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। तो इस वक्त ये दो बड़ी खबरें हैं जहां एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हमारी नजर है, वहीं इस बीच आ रही हैं ये तस्वीरें जहां देखिए दिल्ली में बस मार्शल का आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने प्रदर्शन और सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन के बारे में जितेंद्र क्या जानकारी? आपको बता दें जितेंद्र लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट अब से थोड़ी देर में बेल पर फैसला सुनाने वाली है। लेकिन इस बीच जितेंद्र आपको बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर इस वक्त प्रदर्शन को लेकर भी खबर मिल रही है जहां सैलरी की मांग को लेकर अब बस मार्शल्स का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जितेंद्र तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आपने देखी, वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आने वाले फैसले को देखते हुए इस वक्त ये खबर आ रही है जो बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। पीयूष, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, बेंच ऑर्डर करने के लिए बैठ गई है और जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपना आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। वो अभी ये कह रहे हैं कि एसवी राजू की ओर से तर्क दिया गया था कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसके पैरा नंबर 16 में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि उनकी ओर से जो ईडी की ओर से बेसिकली जो दस्तावेज दिए गए थे उस पर पूरी तरह से गौर नहीं किया था निचली अदालत ने। अभी उनकी ओर से ये बताया जा रहा है और आगे आदेश जारी किया जा रहा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बस थोड़ी ही देर में ये फैसले पर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपना फैसला देना शुरू कर दिया है। तो फैसला देना शुरू कर दिया है, हाईकोर्ट में फैसले के लिए बेंच बैठ गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर पीयूष हमें बता रहे हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर फैसले के तहत अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर ईडी की तरफ से क्या सबमिशन में कहा गया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस पूरे मामले पर क्या सबमिशन दिया गया था। लेकिन इस वक्त पीयूष हमें बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जहां हाईकोर्ट में फैसले के लिए बेंच बैठ चुकी है। पीयूष, क्या अपडेट इस बारे में फिलहाल अंदर से मिल पा रहा है अभी?
देखिए, ईडी की ओर से जो आर्गुमेंट किए गए थे हाईकोर्ट के समक्ष रोक लगाने के लिए कि ईडी के पक्ष को निचली अदालत में सुना नहीं गया और निचली अदालत ने इस मामले में जो दस्तावेज दिए गए थे ईडी की तरफ से, उन दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। ये दो जो आर्गुमेंट थे उसको हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया है और आगे अब आदेश जारी किया जा रहा है इस मामले में। बिल्कुल, अब ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। इसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि सबूत के नाम पर कुछ है ही नहीं। पीयूष जी सुरभि, देखिए, इस मामले में जब ईडी की ओर से जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तब ये कहा गया कि निचली अदालत ने उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं, क्योंकि 2 दिन में पूरी सुनवाई हुई और उसके बाद इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत प्रदान कर दी और इसके बाद तत्काल इस मामले पर ईडी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तब तक आदेश भी नहीं आया था और यही मेन आर्गुमेंट हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष का था कि आदेश आए बिना ही वो वहां पर पहुंच गए थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप आदेश आए बिना ही पहले ही जमानत के खिलाफ वहां पर पहुंच गए। तब एसवी राजू का ये कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें 2 शर्तें स्पष्ट की गई हैं। पहली शर्त ये है कि हर हाल में जो एजेंसी है उसके पक्ष को पूरी तरह सुना जाना चाहिए और आरोपी पक्ष को ये स्पष्ट करना होगा, ये जिम्मेदारी आरोपी पक्ष की है कि वो ये बताए कि नहीं, उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो स्पष्ट नहीं है और ये प्रूवन होना चाहिए, मतलब कि ये स्थिति साफ होनी चाहिए। तो इन 2 शर्तों का जो हवाला था वो दिया गया हाईकोर्ट के समक्ष। उसके बाद अंतरिम रोक हाईकोर्ट की ओर से लगा दी गई और अब इस मामले पर हाईकोर्ट अपना जो आदेश है वो जारी कर रहा है और इस आदेश के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई भी करेगा और अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को हाईकोर्ट की ओर से लगातार रोक जारी रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी, क्योंकि निचली अदालत के आदेश को रद्द करना होगा हाईकोर्ट को और उसके बाद ये नियमित जमानत के मामले पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचेगा। जी सुरभि। बिल्कुल। अब जितेंद्र, इस बारे में सवाल, क्योंकि एक तरफ हमने बात की कि जांच के तहत ही अरविंद केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब तो इस हलफनामे में और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कह दिया गया कि जिन बयानों के आधार पर मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया वो बयान भी झूठे। दूसरा फोन है। मुझे लगता है जितेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है। जितेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्योंकि केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में जो बातें कही गई हैं उस आधार पर मैं सवाल कर रही हूं। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं, हाईकोर्ट में फैसले के लिए बैठी बेंच के बारे में हमारे सहयोगी पीयूष लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि जमानत पर आदेश के लिए बेंच बैठ चुकी है और निचली अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दस्तावेज पर गौर नहीं किया और निचली अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बहस का मौका ही नहीं दिया। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमें बता रहे थे, जो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त खबर मिल रही है। क्या जानकारी इस बारे में पीयूष अभी तक और मिल पाई है? क्योंकि ये खबर बड़ी है जहां कहा जा रहा है कि निचली अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बहस तक का मौका नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए, जो एसवी राजू यानी कि एएसजी की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष कहा गया था कि निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं, उनके दस्तावेजों पर पूरी तरह से गौर नहीं किया, जबकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 में जो 2 शर्तें स्पष्ट हैं उसके आधार पर सुना जाना चाहिए था और ये कोई सामान्य जमानत का मामला नहीं था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जमानत का मामला था और जो बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो भी इसी की बेसिस पर सुनी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोअर कोर्ट थी उसको इन 2 आधारों पर गौर करना था जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 में है और ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट इस मामले पर रोक लगाए और यही अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दर्ज किया है और अब इस मामले पर हाईकोर्ट अपना आदेश जारी कर रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे स्थिति स्पष्ट होती है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। यानी आप कह रहे हैं कि जो संकेत अभी मिल रहे हैं उसके तहत अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी तक हाईकोर्ट की ओर से जो अपने आदेश में
स्पष्ट किया गया है कि जो ईडी की ओर से जो दलीलें दी गई और उसके बाद जो हाईकोर्ट की ओर से ऑब्जर्वेशन आया है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं ईडी की ओर से, उनकी जमानत के मामले में निचली अदालत का जो फैसला है वो एप्रोप्रिएट नहीं था, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट अपने अंतिम आदेश में क्या कहती है, और अगर अंतिम आदेश में रोक जारी रखी जाती है तो फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट को भी जो निचली अदालत का जो फैसला है उसको रद्द करने के लिए आगे भी सुनवाई करनी पड़ेगी, और ये फिर जो अंतिम फैसला हाईकोर्ट का आएगा उसमें ये तय होगा कि आखिर जो निचली अदालत ने आदेश दिया था वो कितना सही था, कितना पुख्ता था। चलिए, तो इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी पीयूष लगातार हमें कोर्ट से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओवर टू यू पीयूष, बताइए। जितेंद्र इस वक्त बताना चाहते हैं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल केजरीवाल की बेल पर रोक जारी रहेगी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जितेंद्र बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने दोनों का जो सबमिशन था वो पूरा गौर किया उस पर और उसके बाद अपना फैसला सुनाया, जिस पर बोला है कि जब तक सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी सलाखों के पीछे यानी कि अंदर ही रहना पड़ेगा तिहाड़ जेल में, उनकी रिहाई अभी मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो एक बड़ा सेटबैक अरविंद केजरीवाल के लिए। जी चलिए, तो सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्टे अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि केजरीवाल जेल में रहेंगे, बेल नहीं मिली है, केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। पीयूष और जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार उस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। और पीयूष, जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे उसके तहत अब ये फैसला सामने आ चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अर्जी के तहत जो संकेत मिल रहे थे, फैसला सामने आ चुका है कि जमानत पर रोक जारी रहेगी। पीयूष। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मामले में जो निचली अदालत का फैसला था उसमें कहीं ना कहीं लैकुना था। लैकुना इन द सेंस कि आप ये देख सकती हैं कि उसमें सीधे तौर पर यह लिख दिया गया था कि ईडी की ओर से जो दस्तावेज दिए गए हैं वो बहुत बल्कि हैं और इस आधार पर उन पर गौर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसकी जो 2 प्रमुख शर्तें हैं उनका भी अनुपालन नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने इस मामले में जो रोक लगाई थी उसको जारी रखा है। अब हाईकोर्ट इस मामले में निचली अदालत का जो फैसला है उसको रद्द करने की जो एप्लीकेशन है ईडी की उस पर गौर करेगा और उस पर भी आगे अपना फैसला देगा। ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं कि निचली अदालत का जो फैसला था उस पर रोक लगाने की याचिका पर भाई अब सुनवाई होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, उन्हें जमानत नहीं मिली है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में एक एक डिटेल हमें दे रहे हैं पीयूष पांडे। पीयूष, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि यह बहुत बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। हाईकोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी। बिल्कुल सबीर, देखिए इस मामले में जो ईडी की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा गया था और यह कहा गया था कि निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर यानी कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 45 है उसकी प्रमुख 2 जो शर्तें हैं उन पर गौर नहीं किया और हमारे दस्तावेजों पर भी गौर नहीं किया, हमारे पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी के पक्ष को सही मानते हुए उनके अपने आदेश में उनके दलीलों को दर्ज करते हुए सीधे तौर पर जो रोक का आदेश था वो जारी रखा है। अब निचली अदालत के जमानत देने के फैसले के आदेश पर रोक जारी रहेगी हाईकोर्ट की और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि कल सुनवाई करने वाला है तो इस मामले में जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की ओर से एंट्रीम ऑर्डर के खिलाफ यहां पर एप्लीकेशन फाइल की गई थी, अब जो प्रमुख आदेश है, जो आज आदेश आया है, उसके खिलाफ भी एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले पर कल क्या रहता है। हालांकि आज हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ईडी की ओर से जो तर्क दिया गया था और यह कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 में जो दो प्रमुख शर्तें थी उनको निचली अदालत ने अपने फैसले में निभाया नहीं है और ऐसी स्थिति में ईडी के पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया और ईडी के दस्तावेजों पर भी गौर नहीं किया गया। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है और हाईकोर्ट ने रोक को जारी रखा है। तो जमानत पर जारी रोक के तहत पीयूष हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आज हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कल अब सुनवाई करेगा और केजरीवाल की याचिका पर कल होने वाली सुनवाई के बारे में पीयूष पांडे खबर हमें दे रहे हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, जहां दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ये जो बड़ा फैसला और केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों के तहत ही ये जो कोशिश की जा रही थी इस बिना पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सबूत नहीं है, जो बयान है वो भी गलत है, लेकिन ये आज के फैसले से साफ हो गया जितेंद्र कि केजरीवाल को अभी बेल नहीं बल्कि जेल में ही रहना होगा। जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती हाईकोर्ट में, अब जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक अरविंद केजरीवाल को अब जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। खास बात यह कि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी पीयूष पांडे बता रहे थे उसमें एक बात और कि जिस वक्त लोअर कोर्ट ने यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, उसमें साफ तौर पर इस बात की नोटिंग भी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से की गई थी जिसमें लिखा था कि दरअसल जो ईडी की तरफ से दस्तावेज इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन के सौंपे गए हैं या फिर साफ शब्दों में कहें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सौंपे गए वो काफी लेंथी दस्तावेज है, काफी भारी भरकम वो दस्तावेज है जिन्हें अचानक से एकदम रीड करना काफी मुश्किल है। तो उसके बावजूद इस तरीके की नोटिंग करने के बावजूद वही अदालत अरविंद केजरीवाल को राहत दे देती है। तो इसी बात को ईडी ने मजबूती के साथ हाईकोर्ट में रखा था, अपनी दलीलों में रखा था और साफ तौर पर कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होते हैं तो आने वाले वक्त में जांच को हैम्पर कर सकते हैं। और ऐसे में सेक्शन 45 जिसका जिक्र अभी पीयूष पांडे जी ने भी किया उसमें साफ तौर पर उसी का हवाला देते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि ईडी का जो पक्ष है वो सही तरीके से लोअर कोर्ट ने नहीं सुना है और ईडी बिल्कुल, यानी अब बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने जो जमानत पर रोक लगाई थी वो बरकरार रहेगी। फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। लेकिन पीयूष आगे क्या, जल्दी से ये बता दें क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी। देखिए समीर, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई में ये कहा था कि चूंकि आदेश आने वाला है यानी कि सोमवार को जो सुनवाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार को आदेश आ जाएगा हाईकोर्ट का और उस हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद हम आगे की स्थितियों को तय करेंगे। अब इस मामले पर कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो ये कहेंगे कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। हालांकि इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है कि अभी उन्होंने अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, अब इस मामले पर जो आदेश आज आया है उसको भी चुनौती देने के लिए उन्हें एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और इस स्थिति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले पर कोई आदेश जारी करेगा। और अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में निगाहें सबकी कल होंगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले आइए सर, आइए। नहीं बार चलो आगे चलो। आप थे ना, did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. बाहर आने दो। चलो राजू से बात करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार, हालांकि उन्होंने अभी कोई कमेंट किया नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से बात करने की कोशिश हो रही थी कि इस फैसले पर उनको क्या कहना है, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। उनको बेल नहीं मिली है, अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा और कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का क्या रुख रहता है।